तो लास्ट वीडियो तक मेंडल के जो लॉ थे इनहेरिटेंस के, वहाँ तक हमने कंप्लीट किया था। आगे आने वाले जो टॉपिक हैं उनमें होगा जैसे सेक्स डिटर्मिनेशन, जो आज का टॉपिक होगा हमारा, और कुछ और टॉपिक भी होंगे जैसे ब्लड ग्रुप के बारे में बात करेंगे यहाँ पर। तो मेंडल के टॉपिक के बाद में हम आगे ये जो टॉपिक है, आज का टॉपिक है सेक्स डिटर्मिनेशन। तो सिंपल वर्ड में अगर हम बोले कि क्या है सेक्स डिटर्मिनेशन, तो बोल सकते हैं इसको डेफिनेशन अगर लिखे तो ये लिखेंगे आराम से ईजिली, बिल्कुल सिंपल वर्ड में, कि इट इज़ द प्रोसेस बाय विच द सेक्स ऑफ ए पर्सन इज डिटरमाइंड। मीन्स किसी पर्सन का जब हम जेनेटिकली सेक्स का पता लगाते हैं कि वेदर इट इज़ मेल और फीमेल, कि वो मेल है या फीमेल है, तो उसको, उस प्रोसेस को बोलते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन। ह्यूमंस के अंदर बात कर रहे हैं तो हमें पता है कि ह्यूमन के अंदर टोटल कितने क्रोमोसोम होते हैं, 46 क्रोमोसोम होते हैं। हम लिखते हैं ना 23 पेयर्स, ठीक है। तो कितने क्रोमोसोम होते हैं, 46 क्रोमोसोम होते हैं, लिखते हैं 23 पेयर्स। तो इसमें से अगर हम बोलें तो भाई क्या होता है कि 44 प्लस XX या फिर 44 प्लस XY ऐसे लिखते हैं, ठीक है। इनमें से जो ये 44 है, ठीक है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, भाई ये क्या है, ये तो फीमेल है, ठीक है, और ये क्या हुआ, ये हुआ मेल, ये हमें पता है जनरली, ठीक है। अभी बाकी देखेंगे अभी कैसे होता है। तो इसके अंदर भाई 44 प्लस ये 2 क्रोमोसोम कितना हुआ, 46। ऐसे ही 44 प्लस XY, ये भी 2 क्रोमोसोम कितना हुआ, 46, ठीक है। तो ये जो 44 जो क्रोमोसोम है, ठीक है, इनको बोलते हैं हम ऑटोसोम्स, ऑटोसोम्स, ठीक है। और ये जो 2 क्रोमोसोम है, ठीक है, चाहे ये मेल के हों या फीमेल के हों, XX और XY, ठीक है, इनको क्या बोलते हैं हम, सेक्स क्रोमोसोम्स, सेक्स क्रोमोसोम्स, ठीक है। तो ये जो 44 क्रोमोसोम है, इनको क्या बोला हमने, ऑटोसोम्स। चाहे हम इसकी फीमेल की बात करें या मेल में बात करें, जो 44 है इनको ऑटोसोम्स बोलते हैं, क्योंकि ये क्या है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। मीन्स ये हमारे वेजिटेटिव सेल्स के, ठीक है, जो नॉर्मल जो सेल्स के जो क्रोमोसोम है उनमें भी नॉर्मली मिल जाते हैं नॉर्मली। यानी कि जो सेक्स में जो पार्टिसिपेट करते हैं वो सिर्फ ये जो पेयर है, ये 2 क्रोमोसोम जो है लास्ट के, ठीक है, 45th एंड 46th, ठीक है, यानी 23rd जो पेयर है क्रोमोसोम का, वो सिर्फ पार्टिसिपेट करता है सेक्स के डिटर्मिनेशन में, कि आने वाला बच्चा या कोई भी पर्सन मेल होगा या फीमेल होगा। वो कौन डिसाइड करता है, ये लास्ट का जो पेयर होता है जिसको बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम। और ये हुआ वेजिटेटिव क्रोमोसोम्स या फिर बोले ऑटोसोम्स, बिकॉज दे डू नॉट पार्टिसिपेट इन डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स, ठीक है। किसी भी सेक्स के डिटर्मिनेशन में ये जो 44 क्रोमोसोम है पार्टिसिपेट नहीं करते, इनको ऑटोसोम्स बोलते हैं और इनको सेक्स क्रोमोसोम बोलते हैं, ठीक है। तो देखते हैं कि किस तरीके से आने वाला बच्चा, ठीक है, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो किस तरीके से मेल और फीमेल हो सकता है, ठीक है। तो देखते हैं एक फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग। तो भाई XX लिया, XX क्या है, फीमेल। XY लिया, ये क्या हुआ, मेल, ठीक है। अब यहाँ से हमें पता है कि क्या गैमीट्स बनेंगे। भाई गैमीट्स में से क्या होता है कि दोनों में से आधे आधे आते हैं, ठीक है ना, तभी तो एक अपने पेरेंट जैसा बनेगा वापस आके। तो ये डिप्लॉयड कंडीशन है दोनों की, भाई दो दो हैं, डबल हैं तो डिप्लॉयड है, ठीक है। गैमीट्स होते हैं हमेशा हैप्लॉयड होते हैं, पहले ही बताया था। तो इनमें से क्या आएगा, दोनों है, दोनों में से कोई एक ले लीजिए। दोनों लिखना चाहते हो दोनों लिख लो अलग अलग, ठीक है। वैसे तो हमें पता है कि दोनों है तो एक कॉमन XE आना है, ठीक है। यहाँ से क्या है कि X भी आ सकता है और Y भी आ सकता है। यानी कि स्पर्म जो होता है उसमें जब इजैकुलेशन होता है, यानी कि मेटिंग के दौरान जब मेल अपना स्पर्म रिलीज करता है फीमेल के अंदर, तो उन स्पर्म के अंदर 50% स्पर्म के अंदर X क्रोमोसोम होता है और 50% स्पर्म के अंदर Y क्रोमोसोम होता है, ठीक है। अब अगर वो X क्रोमोसोम एग को, भाई ये क्या है, फीमेल का एग है, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ये क्या है, एग है या ओवा है, ठीक है, एग लिख लो या फिर ओवा लिख लो, ठीक है, ओवम। और ये क्या है, ये है स्पर्म, ठीक, स्पर्म है, ठीक है, स्पर्म बोल लीजिए या फिर गैमीट्स बोल लीजिए इनको, ठीक है। ये फीमेल गैमीट और ये मेल गैमीट। तो जो जब मेटिंग होती है, मेल जब इजैकुलेट करता है यानी कि सीमेंट डिस्चार्ज करता है फीमेल ट्रैक्ट वेजाइना के अंदर,
तब क्या होता है कि आधे जो वो होते हैं स्पर्म, उनमें आधे स्पर्म में 50% स्पर्म में एक्स क्रोमोसोम होता है और 50% स्पर्म के अंदर वाई क्रोमोसोम होता है, ठीक है। और एग जो होता है हमेशा एग के अंदर, जो फीमेल के अंदर होता है, फैलोपियन ट्यूब के अंदर जहाँ फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है ना, मीन्स जो ओवरी से जब रिलीज होगा एग, तो उस एग के अंदर हमेशा एक्स क्रोमोसोम ही होगा, तो और कुछ नहीं होता, सिर्फ एक्स ही होगा। लेकिन मेल के अंदर एक्स और वाई दोनों होते हैं। अब अगर उस एग को फर्टिलाइज कर दिया इस एक्स स्पर्म ने, ऐसा स्पर्म जिसके अंदर एक्स क्रोमोसोम है, तो आने वाला जो बच्चा होगा वो होगी गर्ल, ठीक है, ये होगी गर्ल चाइल्ड, लड़की होगी। और अगर उस ओवा को वाई क्रोमोसोम वाले स्पर्म ने फर्टिलाइज कर दिया, तो आने वाला जो बच्चा होगा वो होगा मेल चाइल्ड, यानी कि ये होगा बॉय, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है कि जो ह्यूमन्स है, ह्यूमन के अंदर सेक्स का डिटर्मिनेशन होता है, ठीक है, यानी कि एक्स क्रोमोसोम आएगा तो गर्ल हो जाएगी, क्योंकि फीमेल से तो हमेशा एक्स ही आना है। और अगर इधर से वाई क्रोमोसोम आ जाएगा, स्पर्म जैसा ऐसा स्पर्म जिसके अंदर वाई क्रोमोसोम होगा, तो हो जाएगा बॉय, ठीक है, मेल हो जाएगा। आने वाला जो जनरेशन होगी वो मेल की होगी, ठीक है। तो इस तरीके से जनरेशन का होता है। तो हम ये बोल सकते हैं, अगर टेक्निकली, वैसे तो कोई भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, किसी के भी हाथ में नहीं होता कि आने वाला गर्ल बच्चे को, ये बॉय को ही, मेल यानी कि लड़के को ही जन्म देना है। तो ऐसा बोलते हैं ना कि गांव वगैरह में कि लेडीज़ को ब्लेम करते हैं, ठीक है, औरत को ब्लेम करते हैं कि भाई तुमने बच्ची को जन्म दिया है, ठीक है। तो इसमें डिस्क्रिमिनेशन होता है ना सेक्स के अंदर, तो उसको ब्लेम करते हैं। तो ऐसे केस के अंदर अगर, वैसे तो ना तो मेल के हाथ में ना फीमेल के हाथ में, लेकिन टेक्निकली अगर ब्लेम किया जाए तो टेक्निकली जो है मेल रिस्पॉन्सिबल होता है कि मेल, आने वाला बच्चा मेल हो या फीमेल, क्योंकि गर्ल तो जो फीमेल है, जो मदर है, वो तो हमेशा क्या एक्स ही होगा। भाई एक्स या वाई दोनों में से कौन आए, लड़की हो या लड़का हो, किसके हाथ में होगा, वो मेल के हाथ में होगा टेक्निकली। वैसे तो दोनों में से किसी के हाथ में भी नहीं होता कि कौन सा लड़की आए या लड़का आए। तो यहाँ तक ये हमारा टॉपिक खत्म होता है, सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन, ठीक है। अब यही रीज़न है, ठीक है, और यही रीज़न है इसके अंदर कि 50% जब स्पर्म के अंदर एक्स क्रोमोसोम होता है, 50% के अंदर वाई क्रोमोसोम होता है। इसलिए इस अर्थ के ऊपर अप्रॉक्सीमेट 50-50 का रेशियो है, 50% मेल हैं इस अर्थ के ऊपर और 50% फीमेल्स हैं इस अर्थ के ऊपर, ठीक है। जनरली अगर अप्रॉक्सीमेट रेशियो देखा जाए तो, क्यों, क्योंकि मेल के अंदर आधे क्रोमोसोम स्पर्म एक्स क्रोमोसोम वाले और आधे वाई क्रोमोसोम वाले होते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हुआ तो ह्यूमन के अंदर सेक्स का डिटर्मिनेशन। तो ये होता है जेनेटिकली, ठीक है। तो ह्यूमन के अंदर कौन सा है, जेनेटिकली क्या है, रिस्पॉन्सिबल, ये जेनेटिकली जो है सेक्स का डिटर्मिनेशन होता है, ठीक है। लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, जैसे हम बोल रहे हैं टर्टल, ठीक है, और जैसे लिजार्ड एंड क्रोकोडाइल, इसके अंदर कैसे, भाई ह्यूमंस के अंदर तो कैसे था, ह्यूमन के अंदर था जेनेटिकली सेक्स का डिटर्मिनेशन होता है क्रोमोसोमल पैटर्न के अकॉर्डिंग, ठीक है। इन ह्यूमंस जेनेटिकली, ठीक है, जेनेटिकली जो है सेक्स का डिटर्मिनेशन होता है ह्यूमन के अंदर क्रोमोसोमल पैटर्न्स की वजह से, एक्स या वाई, ठीक है, इस पैटर्न पे, ठीक है। लेकिन जो ये टर्टल, कुछ ऑर्गेनिज्म है, टर्टल, लिजार्ड, क्रोकोडाइल, इसके अंदर इन्वायरमेंटल फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि वेदर द चाइल्ड, जो अगले आने वाला चाइल्ड है वो मेल होगा या फीमेल होगा। ये डिपेंड करता है इन्वायरमेंटल फैक्टर के ऊपर। जैसे अगर हाई इंक्यूबेशन पीरियड में, जब इंक्यूबेशन पीरियड उसको बोलते हैं जब बेबी पेट के अंदर होता है, ठीक है, यूट्रस के अंदर होता है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर कोई अंडे दे रहा तो अंडा उसका, वो मान लीजिए आप उस टाइम उसका इंक्यूबेशन पीरियड, तो अगर टेम्परेचर हाई होगा, टेम्परेचर क्या होगा, हाई होगा, ज़्यादा होगा, तो जो चाइल्ड होगा, जो बच्चा होगा टर्टल में आने वाला, वो होगा फीमेल, ठीक है, और टेम्परेचर कम होगा तो मेल आएगा। ऐसे ही अगर लिजार्ड और क्रोकोडाइल की बात करें, टेम्परेचर अगर हाई होगा, बहुत ज़्यादा होगा, तो आने वाला जो बच्चा होगा वो कैसा होगा, वो होगा मेल,
ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं टर्टल और लिजार्ड के अंदर, तो ये कैसा है, ये इन्वायरमेंटल फैक्टर, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल होते हैं सेक्स के डिटर्मिनेशन के लिए, ठीक है। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन, यानी कि हमेशा सेक्स का डिटर्मिनेशन जेनेटिकली नहीं होता, यानी कि सेक्स क्रोमोसोम जो है उनके बल पे ही नहीं होता, कभी कभी किसी ऑर्गेनिज्म में इन्वायरमेंटल फैक्टर भी योगदान करते हैं, किसके लिए, सेक्स के डिटर्मिनेशन के लिए, ठीक है। यहाँ तक ये हुआ। और कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे, जैसे स्नेल की बात करें, घोंगा होता है, शंख वगैरह जैसे होते हैं, तो स्नेल क्या करते हैं, वो अपने सेक्स को चेंज भी कर लेते हैं, मीन्स जैसे मेल है तो मेल से कन्वर्ट करके फीमेल भी बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये इन्वायरमेंटल फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है सेक्स का डिटर्मिनेशन। तो अभी बात करते हैं कि अगला टॉपिक जो है हाउ ब्लड ग्रुप्स आर इनहेरिटेड, कि ब्लड ग्रुप किस तरीके से इनहेरिट होते हैं अगले जनरेशन के अंदर, ठीक है। तो इस हमें पता है आज के टाइम पे कि 4 तरह के ब्लड ग्रुप होते हैं, ए बी एंड ओ। हमें बताया कि ये 4 तरह के ब्लड ग्रुप आज के टाइम पे मिलते हैं, ठीक है। ह्यूमन के अंदर 4 तरह के ब्लड ग्रुप हैं, ठीक है। अब ये जो चारों ब्लड ग्रुप हैं, इसमें आपको दिख रहा है कि ए, बी और ओ ये कॉमन है, ठीक है। इसलिए हम क्या बोलते हैं कि ह्यूमन का जो ब्लड ग्रुप है वो कैसा है, ए बी ओ टाइप है, ए बी ओ टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप, ठीक है। ए बी ओ टाइप का क्या है, ब्लड जो है ग्रुप ह्यूमंस का होता है, ठीक है। कार्ल लैंडस्टीनर ने इसकी डिस्कवरी की थी, इन 4 ब्लड ग्रुप की, ठीक है। वो हमारा टॉपिक नहीं है। तो जनरली हम ये देख रहे हैं कि क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन बन जाता है इसके ऊपर, एनसीईआरटी के अंदर भी आपका इन टेक्स्ट के अंदर क्वेश्चन दिया हुआ है ब्लड ग्रुप के ऊपर किस तरीके से इनहेरिट होते हैं। तो एबीओ टाइप का क्या है, ब्लड ग्रुप होता है। अब ये जो एबीओ टाइप का ब्लड ग्रुप है, ठीक है, इसको क्या करते हैं, इसके लिए हमारी बॉडी के अंदर एक जीन रिस्पॉन्सिबल होता है, जिसको हम, यानी कि जो एबीओ ब्लड ग्रुप है ये इनहेरिट कैसे होता है, एक जीन की वजह से। भाई जीन से ही तो होते हैं सभी के सभी, जो कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं जीन से ही तो हो रहे, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। जीन कहाँ होते हैं, क्रोमोसोम के ऊपर, ठीक है। तो ये जो एबीओ ब्लड ग्रुप है एक जीन से ट्रांसफर होता है, जीन रिस्पॉन्सिबल है इसके इनहेरिटेंस के लिए, हम रिप्रेजेंट करते हैं उसको आई से, ठीक है। और इस आई की क्या है, 3 फॉर्म होती है। क्या आप लिख सकते हो, ए, भाई ए बी ओ ब्लड ग्रुप है तो सिंपल बस 3 फॉर्म होंगी, बी और ओ, ठीक है। इन 3 फॉर्म में ये मिलता है आई का जो जीन है, यानी कि ब्लड ग्रुप इनहेरिटेंस करने वाला जीन आई, उसकी 3 फॉर्म मिलती है, ठीक है, ए, बी और ओ। अब देखते हैं कि किस कैसे कैसे। भाई इसमें जो है, जो ए है ये क्या है, ये है डोमिनेंट, ये डोमिनेंट जीन है। बी भी डोमिनेंट है, दोनों डोमिनेंट है। और आई कैसा है, आई है रिसेसिव, रिसेसिव जीन है। ये जो ओ है, आई ओ जो लिखा हुआ है, ओ रिसेसिव है, और ए और बी क्या है, ये डोमिनेंट है दोनों, ठीक है। यानी कि किस तरीके से चलेगा हम देखते हैं, कैसे कैसे मतलब ब्लड ग्रुप किस तरीके से हो सकता है। तो हमें पता है कि पेयर्स में आते हैं, जो फैक्टर्स हैं, एलिल्स हैं, वो कैसे होते हैं, पेयर्स में होते हैं। जैसे हमने कैपिटल टी स्मॉल टी भाई लिखे थे ना, कैपिटल टी स्मॉल टी, तो क्या हमेशा पेयर में होते हैं। तो ऐसे ये भी कैसे हैं, पेयर में होंगे। तो जैसे ए होगा तो या तो इस तरीके से ये ब्लड ग्रुप क्या होगा, ये ए ब्लड ग्रुप हो जाएगा, ठीक है। या फिर ए कैसे हो सकता है, ऐसे भी तो हो सकता है। कैसे, ये ए इसके ऊपर डोमिनेट कर लेगा और ओवरऑल क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा, ए हो जाएगा। जैसे हमने किया था ना कैपिटल टी स्मॉल टी, तो ओवरऑल क्या हो गया था, प्लांट टॉल हो गया था, कैपिटल टी का करेक्टर आ गया था। तो ये भी क्या हो जाएगा, ए। बस डिफरेंस क्या होगा कि ये जो ऊपर वाला है ये होमोजाइगस है, ये होमोजाइगस है, और ये क्या है नीचे वाला, ये हेट्रोजाइगस है। यानी कि ये वही बात हुई कि टॉल प्लांट तो ये भी था होमोजाइगस, और टॉल प्लांट ये भी था, बट ये क्या था, हेट्रोजाइगस था, ठीक है। तो यही केस कुछ यहाँ पर है। ऐसे ही अगर हम बी की बात करें तो बी कैसे बन जाएगा, बी बन जाएगा ऐसे। ये सिर्फ एक बेसिक बता रहा हूँ पहले मैं आपको। और एक बी कैसे बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा बी, ठीक है। ये तो उसके ऊपर डोमिनेट कर लेगा। अब बात करते हैं कि ओ कैसे बनेगा।
ओ तो जब दोनों ही रिसेसिव होंगे तब बनेगा ओ। ठीक है, तो कितने हुए, एक ए ब्लड ग्रुप, 1 2 और 3, यानी कि चौथा रह रहा है। चौथा कौन सा रह रहा है, ए बी। तो ए बी के साथ में क्या चलता है, दोनों ही डोमिनेंस है, दोनों ही ए और बी दोनों ही डोमिनेंट जीन है। ए और बी दोनों साथ साथ में आएंगे, एक दूसरे को कोई भी डोमिनेंट नहीं कर पाता यहाँ पर, तो इसलिए क्या बन जाता है, ये बन जाता है ए बी। तो एक्चुअली में इसके लिए एक वर्ड आता है को डोमिनेंस। ठीक है, आपस में एक दूसरे के ऊपर ये डोमिनेंस नहीं कर पाते और साथ साथ में दोनों कैरेक्टर निकल के आते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, को डोमिनेंस। तो ए बी, तो 4 तरह के ब्लड ग्रुप मिले, ए बी ओ और ए बी। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है कि ब्लड ग्रुप मिलता है। ठीक है, अब इनका इनहेरिटेंस कैसे होता है, किस तरीके से चलता है। फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए कि जैसे आपके फादर का ब्लड ग्रुप क्या है, ए है, और मान लीजिए मदर का जो ब्लड ग्रुप है वो क्या है, ओ है। ठीक, अब बात ये आती है कि ए को कैसे लिख सकते हैं जीन की फॉर्म में। भाई एक तो ए ऐसे लिख सकते हैं और एक ए कैसे लिख सकते हैं, ऐसे, क्योंकि ये भी इसके ऊपर डोमिनेट कर लेगा। ठीक है, और ओ हमेशा कैसे लिखा जाएगा, ओ हमेशा लिखा जाएगा ऐसे। ठीक है, क्योंकि रिसेसिव है दोनों जीन। अब बात ये आती है कि अगर उसने क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है कि हेट्रोजाइगस कंडीशन है, तो ये वाला कि हेट्रोजाइगस ए है या होमोजाइगस ए है, तब तो ठीक है। लेकिन अगर उसने दिया ही नहीं है, सिंपल बोला कि ए ब्लड ग्रुप है और मदर का ओ है, तो आंसर उसके अंदर क्या होगा कि हम 10th लेवल की अगर बात करें तो वहाँ पर आंसर हम क्या लिख सकते हैं कि डाटा क्या है, डाटा इज़ इनसफिशिएंट, डाटा पूरी तरह से कंप्लीट नहीं है, अधूरा है, इसलिए इसका आंसर पॉसिबल नहीं हो सकता। ठीक है, अगर वो होमोजाइगस या हेट्रोजाइगस ना दे कि भाई ए ऐसे भी हो सकता है, ए ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन अगर फिर भी निकालना हो हमें, तो ऐसे केसेस में जैसे हायर क्लास 12th क्लास के अंदर हो, तो वहाँ पर हम कैसे निकालते हैं, ऐसे केस के अंदर जब ए दिया हो तो ए के लिए हम होमोजाइगस ना लेके कंडीशन हेट्रोजाइगस लेते हैं, क्योंकि चांसेस ज़्यादा होते हैं अलग अलग ब्लड ग्रुप आने के, तो ये वाला कंडीशन लेते हैं फिर हम। तो ऐसे केस में लिया तो फादर का क्या लिया, फादर का लिया ए हेट्रोजाइगस, और मदर में तो ओ है ही, तो कर दीजिए क्रॉस, ए ओ, यहाँ पे तो ओ आ जाएगा इसका और इसका कीजिए तो क्या आएगा, फिर से यही, तो ये ओवरऑल क्या हो गया, ये ओवरऑल बन जाएगा ए ब्लड ग्रुप, ये भी ए बन जाएगा, ये ओवरऑल ओ और ये ओवरऑल ओ, यानी कि 50% क्या हुआ, 50% तो ए ब्लड ग्रुप आया और 50% क्या आया, ओ ब्लड ग्रुप आया। ठीक है, तो ऐसे केस में कर सकते हैं आप, जो है अपना निकाल सकते हैं अपने मदर और फादर का ब्लड ग्रुप पता करके, आप जो है चांसेस पता लगा सकते हैं हाँ कि भाई अगर फादर का ए है मदर का ओ है, तो हम सब में यानी जितने भी भाई बोले कि आप निकालो कि हम सब भाई बहन हैं, उसके अंदर जो है ए और ओ ही हो सकते हैं, बी के कोई चांस नहीं है, ए बी के कोई चांस नहीं है। ठीक है, सिर्फ इन दो में ही हमारे जो भाई बहन हैं उनके ब्लड ग्रुप हो सकते हैं, इस तरीके से आप इनको निकाल सकते हो। ठीक है, बाकी अब वैसे तो ठीक है सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी एक जनरल नॉलेज के लिए बता देता हूँ कि ब्लड ग्रुप किस तरीके से टेस्ट कर सकते हैं, कैसे टेस्ट करते हैं। तो एक किट आती है मार्केट के अंदर, ठीक है, एंटीसेरा की किट आती है मार्केट के अंदर, जिसके भाई एक बोतल मतलब उसमें 3 शीशियाँ होती है, जैसे आई ड्रॉप होती है ना, आई ड्रॉप की साइज़ की होती है 3, ठीक है, उस पर लिखा होता है एंटीसेरा ए, ठीक है, और एंटीसेरा बी, और एक होती है एंटीसेरा डी। ठीक है, कैसे टेस्ट करते हैं, स्लाइड लेते हैं ग्लास की, कांच की स्लाइड होती है ना, उसको लेते हैं। अब क्या करते हैं, ब्लड लैंसेट से यानी कि जो पिन होती है उससे पॉइंट ब्लड निकाला और ब्लड निकाल के 3 ड्रॉप अलग अलग जगह पे रखते हैं। अब इसमें क्या करते हैं, इस यहाँ से एंटी ए इसके अंदर डालते हैं, एंटी बी दूसरे में और एंटी डी तीसरे में। ये क्या है सब, एंटीसेरा ए, एंटीसेरा बी और एंटीसेरा डी। ठीक है, अब क्या होता है कि यहाँ पर अग्लूटिनेशन रिएक्शन होती है। आप इसको ऐसे समझ लो जैसे दही होती है, दही तो दही में क्या होता है, अलग अलग दूध फट जाता है तो बिल्कुल अलग अलग रहता है उसके अंदर, ठीक है, तो वो साफ अलग दिखाई देता है। या मिट्टी को पानी में घोलो तो उसको हिलाओ तो कैसे बिल्कुल रेत रेत के जो है दिखाई देते हैं पार्टिकल अलग अलग मिट्टी के अंदर, कैसे दिखाई देंगे उस तरीके से। तो इस तरीके से आप स्लाइड को ऐसे ऊपर लगा के देखें रोशनी के अंदर, तो आपको यहाँ पर अलग अलग इस तरीके से कुछ ड्रॉप
मिट्टी सी की तरह दिखाई देती है। ठीक है, देखने का तरीका बता रहा हूँ। तो इसको बोलते हैं, तो यहाँ पे अग्लूटिनेशन रिएक्शन अगर इसके अंदर हुआ है, इसमें नहीं हुआ और इसके अंदर हो गया है तीसरे वाले के पास में, ठीक है, तो ऐसे केस में क्या होगा भाई, इसमें हुआ है, इसमें नहीं हुआ ये रिएक्शन, और इसमें हो गया, तो किस में हुआ, ए में हुआ, बी में नहीं हुआ तो इसको रहने दो, और किस में हुआ, डी में, तो ये किसके पॉजिटिव और निगेटिव के लिए, RH फैक्टर के लिए है, तो क्या हो जाएगा, ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप। ठीक है, अब अगर बात करते हैं दूसरी कंडीशन कि भाई ए में तो नहीं हुआ, ठीक है, ए में नहीं हुआ ऐसा कुछ, बी के अंदर हो गया और डी के अंदर हो गया, तो ए तो लिखेंगे नहीं, फिर क्या लिखेंगे, बी, और ये क्या लिखेंगे, बी पॉजिटिव। ठीक है, अब बात करते हैं कि भाई इन दोनों में ही नहीं हुआ और सिर्फ डी में हुआ, तो क्या आ जाएगा, ए बी कुछ नहीं लिखेंगे, क्या आएगा, सिर्फ ओ पॉजिटिव। ठीक है, ओ पॉजिटिव की ना ये है ना ये, तो 0 पॉजिटिव हो गया बिल्कुल। अब अगर बात करिए तीनों के अंदर ही आ जाए तो क्या हो जाएगा, ए बी और ये तीसरा डी किसके लिए, RH फैक्टर के लिए है, डी है RH फैक्टर के लिए, पॉजिटिव और निगेटिव के लिए। ठीक है, ये इसके लिए आ जाएगा ए बी पॉजिटिव। और अगर बात करें कि भाई एक केस देख लेते हैं कि अगर इन दो में इसमें आ जाए, मान लो बी में ना ए में आए ना डी में आए, तो जब डी में नहीं होता तब होता है निगेटिव। मान लीजिए ए में नहीं आया तो ये तो लिखोगे नहीं, बी में आया तो बी, डी में भी नहीं आया तो क्या लिखोगे, बी निगेटिव, तो डी होता है निगेटिव। मान ली ए के अंदर आ गया, बी में नहीं आया, ठीक है, ये केस हो गया, और इसमें भी नहीं आया तो क्या ब्लड ग्रुप हो जाएगा, ब्लड ग्रुप हो जाएगा ए निगेटिव। ठीक है, तीनों में से किसी में नहीं आया तो क्या हो जाएगा, तीनों में से किसी के अंदर अग्लूटेशन रिएक्शन नहीं हुई तो क्या आ जाएगी, ये हो जाएगा ओ निगेटिव। ए बी निगेटिव तो तब होगा जब इसके अंदर हो, इसके अंदर हो और डी में ना हो, तब होगा ए बी निगेटिव। ठीक है, और जब किसी के भी अंदर ना हो तब हो जाता है ओ निगेटिव। ठीक है, सबसे रेयर ब्लड ग्रुप है। ठीक है, और ये बहुत ही कम मिलता है, और यूनिवर्सल डोनर भी ओ निगेटिव है, सबको दे सकता है, ओ पॉजिटिव नहीं है, ओ निगेटिव सबको दे सकता है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ तक क्या है कि ये टॉपिक खत्म होते हैं आपके। अगली वीडियो में बात करेंगे एवोल्यूशन वगैरह, एवोल्यूशन के जो टॉपिक है जैसे एक्वायर्ड और इनहेरिटेड ट्रेट्स हैं, स्पेसिएशन एवोल्यूशन वगैरह वगैरह, उसकी बात करेंगे।